क्लियर है? एक बैकग्राउंड बता रहा हूँ ताकि, क्योंकि लोग पीजी भी कर लेते हैं बच्चे, उनको यही नहीं पता चलता है कि आखिर हम पढ़ क्यों रहे हैं वेलफेयर इकोनॉमिक्स, क्या इसका मकसद है। कम से कम एक जो आप पढ़ रहे हैं उसके बारे में ये तो पता होना चाहिए कि क्यों पढ़ रहे हैं हम। किसी को कोई डाउट तो नहीं है बेटा? यहाँ किसी भी विद्यार्थी को अगर कहीं कोई दिक्कत है तो पूछ सकता है, चैट बॉक्स में आप डालिए। किसी को कोई डाउट? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो हमारा, अब आते हैं हम अपने टॉपिक पे। जो हमारा टॉपिक है सिलेबस के अकॉर्डिंग, अब हम अपने टॉपिक पर आते हैं। अब हमें क्राइटेरिया ऑफ वेलफेयर की बात करनी है। मींस कल्याण की वह कौन सी कसौटियां हैं, मींस किन के आधार पर हम कल्याण को मेजर करेंगे। क्या क्राइटेरिया है वेलफेयर को मेजर करने के, कौन कौन से क्राइटेरिया हमारे पास हैं जिनके माध्यम से हम इस वेलफेयर के स्तर को देख सकते हैं और उसको बढ़ाने के तरीके हम समझ सकते हैं। तो ये क्राइटेरिया ऑफ सोशल वेलफेयर जो आपका टॉपिक भी है उसको अब हम पढ़ेंगे। जब हम क्राइटेरिया ऑफ सोशल वेलफेयर की बात करते हैं तो यहाँ पर हमें बहुत सारे सोशल वेलफेयर के क्राइटेरिया मिलते हैं जो कि कई इकोनॉमिस्ट द्वारा। आशुतोष क्यों यार फर्जी हाथ रेज कर रहे हो, क्यों फर्जीफिकेशन कर रहे हो, शौक है क्या? मैं कह रहा हूँ चैट बॉक्स में डाल दो जो भी है, बताओ चैट बॉक्स में लिखो जल्दी। आशुतोष कुमार क्या दिक्कत है तुम्हें? मिस्टर आशुतोष कुमार, बड़ा शौक है हैंड रेज करने का। सीएमपी लाइव चला रहे हो क्या? या मैं पहली बार चला रहा हूँ? जा रहा हूँ, क्लासेस इस पे हो चुकी हैं। कहाँ गए वो? बताओ भाई, बड़ा हैंड रेज कर रहे थे, बताओ क्या समस्या है। आशुतोष बताओ क्या समस्या है, क्यों हैंड रेज कर रहे हो? आशुतोष अभिषेक कौन था बताओ ना। बताओ जल्दी से लिखो, इसीलिए इस पे टाइम किल करवाते हो तुम लोग, या तो फिर मैं गलती से हो गया। चलिए आगे चलते हैं। क्राइटेरिया ऑफ सोशल वेलफेयर की जब हम बात करते हैं तो जैसा कि मैंने आपको बताया, उसके डिफरेंट इकोनॉमिस्ट द्वारा डिफरेंट क्राइटेरिया को सजेस्ट किया गया है। तो हम एक एक करके वन बाय वन हम जो क्राइटेरिया हमारे सिलेबस में है उसको हम पढ़ेंगे। तो जो पहला क्राइटेरिया है हमारा सोशल वेलफेयर का, वह है जीएनपी। जीएनपी एज ए क्राइटेरिया ऑफ वेलफेयर। मींस जीएनपी को हम कैसे वेलफेयर का क्राइटेरिया मानते हैं। तो पहला जो हमारा टॉपिक है वह है जीएनपी एज ए क्राइटेरिया ऑफ वेलफेयर। तो इसको आप लोग देखिए कि जब जीएनपी का मतलब आप लोग समझ रहे होंगे, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट जीएनपी मींस इनकम, जिसको आप लोग इनकम मेजर जैसे करते हैं वो जीएनपी। तो अगर ग्रोथ ऑफ जीएनपी को हम सोशल वेलफेयर का क्राइटेरिया मानते हैं तो कैसे मानते हैं इसको हम आइए देखते हैं। सबसे पहले एडम स्मिथ ने ही सोसाइटी के वेल्थ को या सोसाइटी के वेलफेयर को ग्रोथ ऑफ ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट से जोड़ा। इसने सबसे पहले एडम स्मिथ ने ही सोसाइटी के वेलफेयर को ग्रोथ ऑफ नेशनल प्रोडक्ट से जोड़ करके देखा और इसमें उन्होंने कहा कि अगर किसी सोसाइटी का की नेशनल इनकम में
वृद्धि हो रही है। मीन्स अगर किसी सोसाइटी की, किसी समाज की राष्ट्रीय आय में वृद्धि हो रही है तो हम देख सकते हैं कि उसका सोशल वेलफेयर भी बढ़ रहा है। और कैसे बढ़ रहा है? ये कहते हैं, ये तर्क देते हैं एडम स्मिथ कि अगर इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है, आर्थिक समृद्धि हो रही है, इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट दोनों अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं। हमेशा आपको ध्यान होना चाहिए, ये पार्ट 2 में भी पढ़ा होगा या पढ़ाया होगा जिसने भी। तो ये जो इकोनॉमिक ग्रोथ है और इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बोथ आर डिफरेंट। बहुत ही अंतर है दोनों कॉन्सेप्ट में। इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वह क्वांटिटेटिव फिनोमिना पर डिपेंड करती है, मींस वह क्वांटिटेटिव अप्रोच की बात करती है। और जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है बोथ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव वेरिएबल्स दोनों की बात करता है। ठीक है, तो दोनों में बहुत अंतर है। कभी भी आप इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट को एक मत समझिए, नहीं तो बहुत बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। तो इकोनॉमिक ग्रोथ की जब हम बात कर रहे हैं, दैट मीन्स कि जो कंट्री के जो क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स हैं जिनके आधार पर हम किसी देश की समृद्धि को नाप रहे हैं वह बढ़ रहे हैं। और उसमें जो मेजर वेरिएबल आपका होता है वह होता है आपका इनकम या जीएनपी। तो जब अगर इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है अर्थात जीएनपी बढ़ रही है, इसका मतलब है कि उस किसी सोसाइटी या किसी कंट्री की जीएनपी में वृद्धि हो रही है। इसका मतलब है कि उस सोसाइटी के एम्प्लॉयमेंट लेवल में वृद्धि हो रही है। एम्प्लॉयमेंट में वृद्धि हो रही है तो निश्चित रूप से इनकम लेवल में वृद्धि हो रही है। इनकम लेवल में वृद्धि हो रही है, प्रोडक्शन बढ़ रहा है, सब कुछ बढ़ेगा। मींस अल्टीमेटली आप ये कह सकते हैं कि उस पर्टिकुलर सोसाइटी में के लिए अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बढ़ रही है। मींस वस्तुओं और सेवाओं की मात्रा की उपलब्धता बढ़ रही है। कब? यदि जीएनपी में वृद्धि हो रही है। मींस ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट अगर बढ़ रहा है किसी कंट्री का, तो इसका मतलब है कि उस कंट्री में रहने वाले लोगों के लिए उपलब्ध वस्तुओं एवं सेवाओं की मात्रा भी बढ़ रही है। तो जब किसी सोसाइटी के लिए वस्तुओं एवं सेवाओं की मात्रा बढ़ रही होती है तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं से उस सोसाइटी का वेलफेयर भी इंक्रीज हो रहा होगा। ठीक, ऐसा एडम स्मिथ ने कहा अपने जीएनपी एज ए क्राइटेरिया ऑफ सोशल वेलफेयर में। मींस जब उन्होंने जीएनपी को, सकल राष्ट्रीय आय को या सकल राष्ट्रीय उत्पाद को जब उन्होंने कल्याण का एक कसौटी के रूप में देखा, तो उन्होंने पाया कि अगर जीएनपी में वृद्धि हो रही है तो उस सोसाइटी में रहने वाले लोगों के लिए उपलब्ध वस्तुओं एवं सेवाओं की मात्रा में भी वृद्धि हो रही है, जिसके कारण उनके कल्याण के स्तर में भी वृद्धि हो रही होगी। तो ये था एडम स्मिथ का जीएनपी क्राइटेरिया ऑफ सोशल वेलफेयर। क्लियर? क्लियर? किसी को कोई डाउट? समझ में आ रहा है ना? समझ में आ रही हैं चीजें? ऊपर से तो नहीं निकल रही हैं? देखो, मैं पीपीटी दे के नहीं पढ़ाता हूँ, ना मेरी आदत है। ठीक है, मेरी आदत है कॉन्सेप्ट देने की। तो आप लोग भी कॉन्सेप्ट को समझिए। अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएंगे तो आपके पास ढेरों किताबें हैं, ढेरों स्टडी मटेरियल है, आप चाहे जहां से उठा के मटेरियल ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं अपने से। लेकिन ये तब पॉसिबल है जब आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट क्लियर हो। इकोनॉमिक्स में कॉन्सेप्ट अगर क्लियर नहीं होंगे तो आप इकोनॉमिक्स को रट नहीं सकते। पीपीटी बना के मैं पढ़ा दूं, मटेरियल दे दूं और आप बैठ बैठ के हिल हिल के रट्टा मारें, दैट इज इम्पॉसिबल। आप फिर अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, आपको इकोनॉमिक्स वास्तव में आएगी नहीं। रट के आप पास तो कर ले जाएंगे, लेकिन वो भी अच्छे नंबरों से पास नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए इकोनॉमिक्स को जब पढ़ा करिए तो ये ध्यान रखा करिए कि कोई भी कॉन्सेप्ट आपसे छूटने ना पाए। जो नहीं समझ में आता है मुझसे पूछिए, एक बार
बार पूछिए, 2 बार पूछिए, 2 बार नहीं आया 3 बार पूछिए, लेकिन डरिए मत कि सर डांटेंगे। डांट देंगे ठीक है, लेकिन समझा तो देंगे ना। हो सकता है डांट भी दें लेकिन समझा देंगे, इसलिए आपको समझ में आना चाहिए। अब आप एक चीज आपको पूछना चाहिए कि सर कैसे 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 अगर अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बढ़ेगी तो कैसे वेलफेयर इंक्रीज करता है सोसाइटी का, पूछना चाहिए आप लोगों को। अगर जीएनपी के बढ़ने के कारण मीन्स किसी कंट्री की जीएनपी ग्रोथ हो रही है, तो मैंने कहा कि उस कंट्री के वेलफेयर में वृद्धि देखने को मिलेगी। कैसे? थ्रो इंक्रीज इन द अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, मीन्स उपलब्ध वस्तुओं एवं सेवाओं की उपलब्धता में वृद्धि के कारण। अगर किसी कंट्री की ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट बढ़ रहा है, मीन्स सकल प्रति व्यक्ति वो सकल जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट समग्र राष्ट्रीय उत्पाद बढ़ रहा है अगर, तो उस कंट्री में के लोगों के लिए उपलब्ध वस्तुओं एवं सेवाओं की मात्रा में वृद्धि होगी। और जब वस्तुओं एवं सेवाओं की मात्रा में वृद्धि होगी, इसका मतलब है कि उस कंट्री के या उस सोसाइटी के लोगों के लिए वस्तुओं एवं सेवाएं उपभोग के लिए अधिक उपलब्ध होगी, अधिक विकल्प होंगे। इसको नहीं उपयोग करेंगे तो उसको करेंगे, उसको नहीं करेंगे तो उसको करेंगे, और उनकी क्वांटिटी भी अधिक होगी। जब उपभोग के लिए वस्तुओं एवं सेवाओं की मात्रा अधिक होगी तो निश्चित तौर पर किसी कंट्री के लोगों का वेलफेयर इंक्रीज करेगा ही करेगा। क्लियर? तो समझ में आ गया ना कि अगर प्रति व्यक्ति आय सकल राष्ट्रीय उत्पाद बढ़ रहा है, किसी कंट्री का ग्रोथ हो रही है उसमें, तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि उस कंट्री के वेलफेयर में भी वृद्धि होगी। कैसे होगी? मैंने पूरा मैकेनिज्म बता दिया। जब ग्रोथ ऑफ जीएनपी होगी, इसका मतलब है कि वहां पर एम्प्लॉयमेंट का लेवल बढ़ेगा, अर्थात रोजगार बढ़ेगा, उत्पादन बढ़ेगा, लोगों की आय बढ़ेगी, और वस्तु उत्पादन बढ़ेगा तो क्या होगा? वस्तुओं एवं से उपभोग के लिए वस्तुओं एवं सेवाओं की उपलब्धता भी बढ़ेगी, जिसके कारण उस सोसाइटी का, उस समाज का जो सोशल वेलफेयर है, या जो 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 सामाजिक कल्याण है, वह भी बढ़ेगा। क्लियर? क्लियर अभिषेक? क्लियर है अब? अब एडम स्मिथ का मतलब ये था कि अगर जीएनपी में ग्रोथ हो रही है, जीएनपी की ग्रोथ हो रही है, तो हम डब्लू जो होगा वह डब्लू स्टार के नजदीक आएगा, और मींस जो सोसाइटी का जो एग्जिस्टिंग वेलफेयर होगा, वह जो क्या है, जो पॉसिबल वेलफेयर है जिसको हम अचीव कर सकते हैं, उन दो उसके करीब आएगा। मींस जो एग्जिस्टिंग वेलफेयर है सोसाइटी का, वह धीरे धीरे बढ़कर के उस लेवल तक पहुंचेगा जो उसका मैक्सिमम पॉसिबल लेवल होगा, जो कि गिवन टेक्नोलॉजी और गिवन रिसोर्सेस के आधार पर हम अचीव कर सकते हैं। क्लियर? तो ये था एडम स्मिथ का व्यू। अब चूंकि ये क्राइटेरिया एडम स्मिथ ने शुरुआती दौर में दिया, तो उस टाइम के हिसाब से सही था, सब कुछ सही था, लेकिन इस क्राइटेरिया को जब हम फर्दर डिस्कस करते हैं तो ये पाते हैं कि इस क्राइटेरिया की अपनी कुछ लिमिटेशंस है। केवल जीएनपी के आधार पर अगर हम सोशल वेलफेयर की माप करते हैं, सोशल वेलफेयर को मेजर करते हैं, तो थोड़ा सा हमें नैरो लगता है क्राइटेरिया। और कैसे, आइए देखते हैं। केवल अगर हम देखें कि केवल अगर हम जीएनपी की ग्रोथ देखें, कि केवल अगर हमारी जीएनपी की ग्रोथ हो रही है
और हम यह मान लें कि हमारी सोसाइटी का वेलफेयर इंक्रीज हो रहा है, तो क्या यह सफिशिएंट है? इतना सफिशिएंट है कि अगर हम केवल किसी कंट्री का डेटा उठाएं और देखें कि उस कंट्री का की इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है, अर्थात जीएनपी की ग्रोथ हो रही है, तो हम दिमाग में तुरंत यह बैठा लें कि हमारी इस कंट्री का वेलफेयर भी इंक्रीज हो रहा होगा? बताइए, बताइए, बताइए आप लोग, क्या यह पॉसिबल है कि किसी कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ के आधार पर या जीएनपी की ग्रोथ के आधार पर केवल हम यह कह सकते हैं, केवल जीएनपी की ग्रोथ के आधार पर हम बता सकते हैं कि इस कंट्री का इकोनॉमिक वेलफेयर या सोशल वेलफेयर इंक्रीज कर रहा है? नहीं कर सकते ना? क्यों? क्यों? इसीलिए नहीं किया जा सकता है क्योंकि अगर आप जब जीएनपी की ग्रोथ की बात कर रहे हैं, इसका मतलब आप क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स की बात कर रहे हैं। मींस जहां हमारी इनकम 100 करोड़ यूनिट के बराबर थी, अगर किसी टाइम पीरियड में या किसी पॉलिसी के थ्रू कोई दूसरी पॉलिसी हमने अडॉप्ट कर ली है और उसके थ्रू वह जो वेलफेयर है वह बढ़ करके हमारा 100 से मान लीजिए 150 करोड़ यूनिट में पहुंच गया। 150 करोड़, 100 से कितना बढ़ गया? 150। तो समाज में जितने भी लोग उस सोसाइटी में रह रहे हैं, क्या जरूरी है कि उन सबका वेलफेयर उस 50 यूनिट जो जीएनपी में वृद्धि हुई है उससे उन सभी को फायदा हो? क्या ये कोई गारंटी है इस बात की कि जो वेलफेयर, जो जीएनपी में जो ग्रोथ हुई है, जो 100 से 150 पहुंच गई है, तो जो 50 की जो वृद्धि हुई है उस 50 के इंक्रीज होने से जरूरी है कि जो सोसाइटी के जो एग्जिस्टिंग एलिमेंट हैं, जो सोसाइटी के इंडिविजुअल्स हैं, उन सारे इंडिविजुअल्स को उस 50 से का लाभ मिल रहा हो। वो अगर मिल रहा है तो क्या गारंटी है कि उसका लाभ सभी को बराबर मिल रहा हो? क्या कोई गारंटी है इसकी? इसकी क्या कोई गारंटी है? नहीं। इसलिए नहीं है कि हो सकता है कि जो 50 यूनिट की वृद्धि हमारी जीएनपी में हुई है उसके कारण हो सकता है कि सोसाइटी के कुछ लोगों को उससे गेन हुआ है और कुछ लोगों को गेन नहीं हुआ है, और जिनको गेन हुआ है उसमें से भी किसी को ज्यादा गेन हुआ है और किसी को कम गेन हुआ है। तो मतलब कहीं ना कहीं से जो बढ़ा हुआ पोर्शन है, जो हमारी जीएनपी की जो ग्रोथ हुई हुई है, उस ग्रोथ से जो हमारी इनकम जो बढ़ी है, उस इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हुआ है? अल्टीमेटली बात आकर के कहाँ अटक रही है? डिस्ट्रीब्यूशन की। हमने जो प्रोग्रेस किया है जीएनपी में, जो हमने जीएनपी की ग्रोथ की है, उस ग्रोथ का डिस्ट्रीब्यूशन अमंग द इंडिविजुअल्स ऑफ द सोसाइटी कैसा है? सोसाइटी के जो इंडिविजुअल्स हैं उनके बीच में उस बढ़ी हुई जीएनपी का वितरण किस प्रकार से हुआ है? बात यह ध्यान में रखनी होगी कि आखिर बात यहीं पर आके अटकती है कि हमने, ठीक है, बढ़ तो गया, हमें फायदा तो हुआ है, 100 से हमारा 150 करोड़ पहुंचा, लेकिन जो बढ़ा हुआ भाग है उसका समाज के विभिन्न व्यक्तियों के बीच उसका जो वितरण है वह किस प्रकार से है? क्या वह वितरण समान है या असमान है? अगर डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल है तो हम कह सकते हैं कि उसके बढ़ने के कारण समाज के सभी व्यक्तियों को लाभ हुआ, अर्थात पूरी सोसाइटी के वेलफेयर में इंक्रीज हुआ है। अगर डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल नहीं है, अनइक्वल है, तो हम यह नहीं कह सकते हैं कि उसके कारण समाज के सभी व्यक्तियों को लाभ हुआ है। मीन्स जो 50 यूनिट की जीएनपी में वृद्धि हुई है उसके कारण यह जरूरी नहीं है कि समाज के सभी व्यक्तियों को लाभ हुआ हो सकता है उस बढ़े हुए भाग का जो वितरण है वह समाज के कुछ ही व्यक्तियों के हाथ में हो, बाकी को उससे कोई फायदा नहीं हुआ हो।
तो इसके कारण इसके साथ साथ एक चीज और जरूरी है कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। अगर जीएनपी की ग्रोथ हो रही है और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम क्या है, इक्वल हो रहा है या जस्टिफाइड हो रहा है वो, तो हम कह सकते हैं कि हमारा जीएनपी जो है वह एक क्राइटेरिया हो सकता है सोशल वेलफेयर को मेजर करने का। अगर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इक्वल की बात हम नहीं करते हैं तो जैसा कि एडम स्मिथ कहते हैं कि केवल जीएनपी की ग्रोथ से हम यह कह सकते हैं कि इक्वल डिस्ट्रीब्यू की हमारा वेलफेयर बढ़ रहा है, तो यह पर्याप्त नहीं है। इसमें एक चीज की कमी है कि अगर डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल नहीं है तो जीएनपी की ग्रोथ होने के बावजूद भी हम यह नहीं कह पाएंगे कि सोसाइटी का वेलफेयर हमारा इंक्रीज हो रहा है। क्लियर? तो इसीलिए हम जीएनपी के जब डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें उसमें यह जरूरी होना चाहिए कि हमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम की भी बात करनी चाहिए। और जब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम की बात आएगी तो हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेस को आइसोलेट नहीं कर सकते हैं, उसको हम हटा नहीं सकते हैं, उसको फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेस भी होगा। मींस जो हमारे संसाधन है उनका भी उचित बंटवारा होना चाहिए, जो हमारे संसाधन है उनका भी उचित बंटवारा होना चाहिए। ठीक है, तो इसीलिए जो एडम स्मिथ का जो ग्रोथ ऑफ जीएनपी एज ए क्राइटेरिया ऑफ वेलफेयर है वह उसमें एक हल्की सी थोड़ी सी कमी है जो कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम के रूप में है। क्लियर? तो ये था पहला। मंगला प्रसाद शुक्ला लिख रहे हैं, क्या कभी डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल हो सकता है? क्या कभी डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल हो सकता है? हो सकता है कि नहीं है, लेकिन हम करने का प्रयास करते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन को इक्वल किया जाए। ठीक है, हमेशा कोई भी पॉलिसी बनाता है, पॉलिसी मेकर या गवर्नमेंट कोई पॉलिसी फॉर्म करती है तो यही मान करके चलती है कि जो हमारा आउटपुट है उसका हर व्यक्ति को उसकी पार्टिसिपेशन के आधार पर उसका डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, उसका डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल होना चाहिए। ठीक है, और ये मैं एडम स्मिथ की थ्योरी पढ़ा रहा हूं आपको। ठीक, एडम स्मिथ की थ्योरी कब आई थी आपको पता है? 1776 में एडम स्मिथ ने अपनी थ्योरीज दी थी, उस समय की बातें हैं ये। ठीक है मिस्टर मंगला प्रसाद शुक्ला, आई नो यू वेरी वेल, मैं आपको बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। ठीक है, आप भी समझ गए होंगे मैं क्या कह रहा हूँ, इसलिए क्लास को अनावश्यक अनावश्यक प्रश्नों के घेरे में मत डालिए। ठीक है, क्लास का समय बर्बाद करने की कोशिश मत करिए अनावश्यक क्वेश्चन करके, मैं आपको भली भांति जानता हूँ। पिछले क्लासेस से आपको जाना हूँ, पिछले ईयर में बीए पार्ट 1 में भी मैंने आपको ऑफलाइन मोड में देखा है। अब जो दूसरा, सभी को क्लियर है चीजें? किसी को कोई डाउट तो नहीं है? हाँ, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब बेंथम का क्राइटेरिया, दूसरा है बेंथम का क्राइटेरिया। बेंथम एक इकोनॉमिस्ट थे, एक इंग्लिश इकोनॉमिस्ट थे, उन्होंने वेलफेयर का कौन सा क्राइटेरिया लिया है? बेंथम्स सोशल वेलफेयर क्राइटेरिया, बेंथम्स वेलफेयर क्राइटेरिया, इनका फुल फॉर्म है जे बेंथम। आप लोगों ने इसके पहले भी सुना होगा, जब इकोनॉमिक्स की परिभाषाएं वगैरह मैंने पढ़ाई थी बीए पार्ट 1 में, तो इन्होंने, तो मैंने आपको बेंथम का भी नाम लिया था उसमें भी। तो जेरेमी बेंथम एक बेसिकली एक इंग्लिश इकोनॉमिस्ट है। उन्होंने वेलफेयर इकोनॉमिक्स के संदर्भ में अपना तर्क दिया है, अपना आधार दिया है कल्याण को मापने का।
उन्होंने एक चीज एक लाइन में कहा है, अपना जो क्राइटेरिया है वेलफेयर का, उन्होंने एक लाइन में बताया है, द ग्रेटेस्ट गुड फॉर द ग्रेटेस्ट नंबर। ध्यान दीजिए, लिखना हो तो लिख सकते हैं, द ग्रेटेस्ट गुड फॉर द ग्रेटेस्ट नंबर, ग्रेटेस्ट गुड फॉर द ग्रेटेस्ट नंबर। इसका मतलब है, मतलब सब कुछ इन्होंने इसी में कह दिया, द ग्रेटेस्ट गुड फॉर द ग्रेटेस्ट नंबर, यह क्राइटेरिया होना चाहिए वेलफेयर का, ऐसा बेंथम कहते हैं। अब कैसे ग्रेटेस्ट गुड का मतलब अधिक से अधिक वस्तुएं, ग्रेटेस्ट नंबर का मतलब है अधिक से अधिक व्यक्तियों के लिए, मीन्स अधिक से अधिक वस्तुओं की उपलब्धता या मात्रा अधिक से अधिक व्यक्तियों को अगर होती है तो यह हमारा वेलफेयर का एक बेहतर क्राइटेरिया हो सकता है, ऐसा बेंथम कहते हैं। कैसे? जैसे वो कहते हैं कि सोसाइटी में मान लीजिए 3 इंडिविजुअल हैं, ए, बी और सी, तो जो सोसाइटी का जो टोटल वेलफेयर है वह हम तीनों की एडिटिव यूटिलिटी के आधार पर निकालते हैं। मींस वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी इज इक्वल टू यूटिलिटी ऑफ ए प्लस यूटिलिटी ऑफ बी प्लस यूटिलिटी ऑफ सी। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर 3 व्यक्तियों को लेकर के चल रहे हैं कि देयर आर 3 इंडिविजुअल्स इन द सोसाइटी। तो उस सोसाइटी के जब हम वेलफेयर की बात करेंगे तो यूटिलिटी ऑफ ए इंडिविजुअल्स एंड यूटिलिटी ऑफ प्लस यूटिलिटी ऑफ बी इंडिविजुअल एंड प्लस यूटिलिटी ऑफ सी इंडिविजुअल, मतलब तीनों व्यक्तियों के व्यक्तिगत उपयोगिताओं को अगर हम जोड़ देते हैं तो समाज की कुल उपयोगिता अर्थात कुल कल्याण का स्तर निकल करके आ जाता है, ऐसा बेंथम ने बताया है। अब मान लीजिए बेंथम के क्राइटेरिया को की जब हम बात करते हैं तो कहते हैं कि अगर ग्रेटेस्ट गुड इज सिक्योर्ड फॉर द ग्रेटेस्ट नंबर है तो इसका मतलब है कि हमारी सोसाइटी का वेलफेयर बढ़ रहा है। मीन्स अधिक से अधिक वस्तुओं की मात्रा अधिक से अधिक व्यक्तियों तक अगर पहुंच रही है तो इसका मतलब है किसी पॉलिसी चेंज होने के कारण, किसी अगर हम किसी अल्टरनेटिव पॉलिसी पर जाते हैं, किसी अल्टरनेटिव पॉलिसी चेंज के कारण यदि अधिक से अधिक वस्तुओं की मात्रा अधिक से अधिक व्यक्तियों को उपलब्ध हो रही है, दैट मीन्स कि जो सोशल वेलफेयर है वह इंक्रीज कर रहा है, ऐसा बेंथम कहती है। और बेंथम पूरे सोसाइटी को के वेलफेयर को मेजर करने का जो फॉर्मूला है उनका यह है कि सोसाइटी में जितने भी इंडिविजुअल्स हैं उन इंडिविजुअल्स का अगर उपयोगिता का स्तर जोड़ दिया जाएगा तो जो टोटल यूटिलिटी का लेवल आएगा वही हमारा वेलफेयर का लेवल कहलाएगा। लेकिन वेंथम कहती हैं कि अगर हमारा जो W है डेल्टा, और उसमें जब डेल्टा जोड़ देते हैं इसका मतलब क्या है कि हमने जो जो पॉलिसी एग्जिस्टिंग थी उसमें जो W था उसके उसके कारण जो वेलफेयर का लेवल था, और जो अल्टरनेटिव चेंज किया, जो पॉलिसी अल्टरनेटिव ऑप्शन को अपनाया उसके कारण जो वेलफेयर बढ़ा है, उन दोनों का अंतर जो कितना बढ़ा है, कितना वेलफेयर बढ़ा है, उसको हम डेल्टा W से व्यक्त करेंगे। मींस अगर डेल्टा W इज ग्रेटर देन 0 इसका मतलब है कि हमने जो पॉलिसी अडॉप्ट की है, जो अल्टरनेटिव चेंज किया है पॉलिसी में, उसके कारण हमारा वेलफेयर इंक्रीज कर रहा है। मींस इसको कैसे शो अप कर, कैसे दिखा सकते हैं, इफ डेल्टा W इज ग्रेटर देन 0 तो हम कह सकते हैं कि सोसाइटी का वेलफेयर बढ़ रहा है। अब कैसे बढ़ा होगा, कैसे निकाला होगा डेल्टा W कैसे निकाला होगा, कैसे सोसाइटी का वेलफेयर कितना बढ़ा है इसको कैसे निकाला होगा? ऐसे निकाला होगा कि अगर सोसाइटी में, चूंकि ये कहती हैं कि 3 लोग हैं ए, बी और सी, तो उन्होंने निकाला होगा कि ए की यूटिलिटी में कितनी वृद्धि हुई है, बी की यूटिलिटी में कितनी वृद्धि हुई है पॉलिसी चेंज के कारण, सी की यूटिलिटी में पॉलिसी चेंज के कारण कितनी वृद्धि, अर्थात तीनों की यूटिलिटी लेवल्स में पॉलिसी चेंज के कारण कितनी वृद्धि हुई है, इस चीज को अगर हम जोड़ देंगे तो टोटल वृद्धि निकल करके आ जाएगी, जो कि हमारे टोटल वेलफेयर के इंक्रीज को दिखाएगा। मींस टोटल वेलफेयर सोसाइटी का कितना इंक्रीज हुआ है उसको दिखाएगा, जिसको हम डेल्टा W से डिनोट करते हैं।
डेल्टा डब्ल्यू कुछ नहीं है, डब्ल्यू स्टार माइनस डब्ल्यू अगर आप कर देंगे तो डेल्टा डब्ल्यू निकल करके आ जाएगा। और वो कैसे आएगा, वो एक सोसाइटी की में जितने लोग रह रहे हैं उन व्यक्तियों के अलग अलग उपयोगिता के स्तर में जितनी वृद्धि हुई है, वृद्धियों को जब हम जोड़ देंगे तो डेल्टा डब्ल्यू निकल करके आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर समय चूंकि खत्म होने वाला है, नेक्स्ट क्लास में हम इसको कंटिन्यू करेंगे। हालांकि हम यह में दिक्कत होगी, ठीक है। आप लोगों की क्लास भी होगी दूसरी। फिर बोल रहा हूँ, इस तरह की चीजें कॉलेज कब ऑफलाइन ओपन होगा ये आपको सब वेबसाइट के माध्यम से, वरना मैं क्लास से आउट कर दिया करूंगा, तुम्हें क्लास नहीं ज्वाइन करने दूंगा इस तरह के सिली क्वेश्चन पूछोगे तुम। मैं तुम्हें क्लास से आउट भी किया हूँ कई बार, और मैं, हो सकता है कहीं तुम्हारे साथ ऐसा ना हो जाए कि तुम्हें मैं कभी क्लास में एंट्री ना दूं। क्लास कब ओपन होगा कब क्लोज होगा इसकी इंफॉर्मेशन जहां से मुझे मिल रही वहीं से आप वेब माध्यम से। थैंक्स फॉर द डे, आई विल कंटिन्यू इट इन द नेक्स्ट क्लास।